ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनते हैं। कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सब राज्यों में लॉकडाउन रहा लंबे अरसे तक। कोविड की जो मार रही और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी जो कटौती कर दी, सभी राज्यों में करी है, जीएसटी की कर दी, 14,000 करोड़ हमारे यहाँ कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी कटौती करना और फिर खुद की रेवेन्यू कम हो जाना 28%। खुद की रेवेन्यू कम राज्यों की हो रही है और केंद्र के ऊपर से वो मार हो जाती है। तो केंद्र के पास कई विकल्प होते हैं, आरबीआई भी है और भी कई तरीके होते हैं। राज्यों के पास तो रेवेन्यू होती है, वही होती है जो आती है। वो अगर कटौती हो गई तो आप फिर कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनेगी। मतलब तो ये इसका पूरा क्रश यही है। बाकी सभी आपको नोट दे रहे हैं लिखित के अंदर कि ऐसे माहौल में ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ कि शायद ये उम्मीद नहीं होगी, शायद आप लोगों को भी नहीं होगी। विपक्ष को तो मैंने सुनाई दिया है कि वो मतलब वो तो देख रहे पता नहीं क्या होगा, क्या बजट लेके आएंगे। मैं समझता हूँ जो कोशिश की गई अच्छा वित्तीय प्रबंधन से ये स्थिति इसलिए बनी कि अच्छा वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि ऐसी स्थितियों के बावजूद भी ऐसा बजट आया जो कि जन कल्याणकारी बजट है। एक सेक्टर को छोड़ा नहीं हमने, किसान को भी, मजदूर को भी, विशेष योग्यजन को भी, हर क्षेत्र में हम लोगों ने मैं समझता हूँ कि राहत देने का प्रयास किया। और टैक्स लगाया नहीं है, ऊपर से टैक्स लगाना बड़ी बात है। अरे 2% हमने कम किया पेट्रोल डीजल का, आज कम किया, कल बढ़ गया केंद्र का। तो हमारा कम किया गया तो पता नहीं पड़ा लोगों को। हमने जो कम किया था उसका एक पब्लिक और डिस्कशन भी होता है, भाई 2% 1,000 करोड़ रुपये कम हुए हमारे। तो 1,000 करोड़ का राजस्व से कम होना ऐसे वक्त में, हम जानते हो कि क्या स्थिति रही होगी। फिर भी हमने कहा कि एक पब्लिक में एक भावना है, भाई बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़े हुए हैं। उदाहरण देते वो हरियाणा का उदाहरण हमेशा, हरियाणा का राजस्थान में 20 साल से फर्क है, वो नई बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा जो बॉर्डर के लोग हैं वहाँ बढ़ाते होंगे तेल वेल, पर बाय एंड लार्ज हमारा जो अप्रोच है उससे हमें लाभ है। और आज भी आप अगर सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी है कि क्या आप देश को लूट रहे हो जिस रूप में। आज मैं कल रात को आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिस रूप में इनके पास कोई साधन ही नहीं है, 1/3 कंट्री के राजस्व का, अगर वो आर्टिकल में ठीक लिखा हुआ है तो, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, 1/3 जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं इन एक्साइज लगा कर डीजल और इसमें पेट्रोल पर, तेल पर। आप बताइए, तो उससे जनता लुट रही है। दाम आधे से कम हो गए आपके इंटरनेशनल प्राइस डॉलर्स के अंदर बैरल में, और फिर भी आप लुटते जा रहे हो क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 12-13 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, कल ही बढ़ गए, एक दिन छोड़े कल फिर बढ़ गए। और लोग वो जो है वो समझते नहीं कि ये जो वो जानते हैं, तो लोगों ये आसान तरीका हमारा है। जबकि आज तेल जो है हमारे यहाँ 50 रुपये का आसपास होना चाहिए था। अगर वो छूट देते कि भाई कोविड में लोग तकलीफ में है, देखिए तकलीफें जो होती है ना गरीबों की, वो गरीब आके आपके घर पे आके रोज खड़ा नहीं होता है। ध्यान रखो, स्वाभिमान सभी का है, गरीब का भी है, मध्यम वर्ग का भी है, सैलरी वाला का भी है, सबका होता है। आप ये उम्मीद मत करो भाई कि तकलीफ सब मालूम पड़ेगी जब हमारे घर के आगे बाहर आके खड़े होंगे लोग कि भाई हमें कोई मदद करो। कोई नहीं आता हमारे पास। तब भी हमने 3,500 हज़ार रुपये दिए 3 किस्तों के लिए, 2,000 रुपये और दे रहे हम लोग। इसलिए वो ऐसे लोग डेस्टिट्यूट लोग हैं, वो नहीं आके कहें हम लोगों को सब कि CM हाउस के आगे भीड़ लगी हो बाहर आकर के। ये बातें सरकार जो चलाते हैं उनको खुद को समझनी पड़ेगी कि भाई कि हालात क्या है देश के अंदर। क्या इन हालातों में एक्साइज और ये लगती है जो तेल का है, ये हमारे यहाँ इस देश के अंदर इक्वल है रेट सबकी। अगर बड़ा इंडस्ट्री बनाएगा तेल वही भाव है डीजल के और पेट्रोल के, और गरीब या किसान भराएगा स्कूटर में तो भी भाव है। कई कंट्री में अलग अलग भाव भी होते हैं। हमारे मुल्क को कुछ सोचना चाहिए, मोदी जी को, केंद्र को सोचना चाहिए कि अगर आपकी ये स्थिति रहनी है आगे भी, तो फिर आप फर्क करो।
आप फर्क करो, उसके अंदर कोई तरीका निकालो। वो तो मार्च से लेंगे आपकी एक्साइज की, पर जो एक्साइज आप लगा रहे हो लगातार, राज्य सरकार कितनी रिलीफ दे देगी तो क्या फर्क पड़ेगा उनको, वो रेट तो वही रहेगी। तो ये स्थिति है, राज्यों को भी इनको ईज करना चाहिए। मोदी जी की गवर्नमेंट को चाहिए, राज्यों को भी कोविड के अंदर मार खाली वो 14,000 करोड़ की नहीं पड़ी है, रेवेन्यू की पड़ गई है। और रेवेन्यू के अलावा जो हालात बने हैं पूरे कंट्री में, उसकी पड़ती मार अलग से पड़ती है। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है और एक्सेस बढ़ती जा रही है इसमें पेट्रोल डीजल में, तो इनडायरेक्ट में मार तो पब्लिक को पड़ती है, और पब्लिक पड़ती है तो उसका असर पड़ता है सरकार में, पड़ता है रेवेन्यू पड़ता है। बात तो वही है घूम करके। तो मोटे तौर से मैं समझता हूँ कि बहुत कोशिश की गई है और अच्छा बजट पेश हुआ है। धरातल में हमने जो एस्टिमेट पेश किया है तो कोई ऐसी थोड़ी किया है। जो बजट एस्टिमेट बनते हैं वो सोच समझ के बनते हैं, सोच समझ के बनाए हमने। पहले भी हमने मेरे ख्याल से 86% हमने पूरा किया है कोविड के बावजूद भी। बजट की घोषणाओं को 50% करना कहीं कम बात है क्या? वो तो आपके डॉक्यूमेंट अखबार में है छपा हुआ हमारा घोषणा पत्र। अगर 50% का दावा हम कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। जादू से, मैजिक से करते हैं। नीचे बोला यार, उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश चुनाव की बात लोग कर रहे हैं, विपक्ष वाले। आप उपचुनाव की बात कर रहे हो। अभी हमारे अध्यक्ष जी को क्या कहा नीचे, उन्होंने बोलो। बीजेपी के एमएलए कह रहे थे क्या मध्यावधि चुनाव हो रहेंगे, हम तो सोच ही नहीं सकते ऐसा बजट आएगा। मैंने कहा बोलोगे क्या? बोले पिछली गली से निकल जाएंगे हमारे। क्या नहीं बोलेंगे, पीछे गली से निकल जाएंगे। ये कमेंट नेताओं के हो रहे हैं उनके। तो पीछे की गली से निकालने वाली स्थिति पैदा हो गई उनकी, तो आप सोच सकते हो ना। मध्यावधि चुनाव होंगे, 5 साल सरकार चलेगी, बल्कि अगली बार सरकार वापस कांग्रेस ही बनाएगी। अभी तो मैंने बताया आपको, इनको जवाब दिया ना मैंने। मैजिक अभी मैंने जो जुड़वाया है, ये जो वो है ना, क्या वो भाट और क्या कहते हैं, गाड़े लोहार भाट आठ जो जुड़वाया ना, तो मैंने इनको कहा भैया एक मदारी भी जोड़ दो। तो आप समझ सकते हो मदारी कितना अच्छा मैजिक बताता। बताओ क्या पानी तो, पर मैंने कहा पानी पी पी के मैं प्यार कर रहा हूँ, कोस नहीं रहा हूँ उनको। ये क्या होता है? रेवेन्यू वित्तीय प्रबंधन करके भाई लीकेज नहीं हो, रेवेन्यू पूरी आए आपके। आधा काम उससे हो जाता, माइनिंग है या आपका वेट वाला विभाग, सेल टैक्स पहले था, नाम बदल गया जीएसटी का। अगर ढंग से मैनेज करो, लीकेज नहीं होने दो, पूरा वसूल करो, तो आपको प्रबंधन हो जाता है। अभी हुआ ना प्रबंधन। देखिए आप, ये जो बजट पेश किया उसके पहले एस्टिमेट जारी किया हम लोगों ने, और जो पिछला बजट भी हमने जो 86% पूरा किया है, तो लॉकडाउन के बावजूद किया ना। मतलब वो तो जो भारत सरकार ने पहले 3% था, अब छूट दिए 4% की। वो सब राज्यों के लिए है, वो तो लेना ही पड़ेगा। वो तो कर देखो सब ने बात सुनिए, पिछली गवर्नमेंट की भर्तियाँ थी ना, वो कोर्ट से अटकी हुई थी, उनको हमने काफ़ी हल किया है। हमने काफ़ी नौकरियों में डीओपी से बात करके उसके नियम कायदे भी संशोधित भी करवाएं, जिससे कि ये भर्तियाँ अटके नहीं। हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर है। पर तो एक बात भी फैक्ट है,
50,000 भर्तियों की हमने घोषणा करी अभी वापस। मेरे ख्याल 80,000 ज़्यादा लग चुकी है पहले की। पर आप मुझे बताइए 50,000 से काम चल सकता है क्या? जब तक गैर सरकारी स्तर पर ऐसा माहौल नहीं बनेगा, ऐसी योजना नहीं बनेगी जिसमें चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, सब रोजगार की बात हो। इसमें हमने 5 लाख लोगों को आप देखा उसमें जो हमने प्रोविज़न किया है शहरी क्षेत्र के अंदर भी। तो ये तमाम जो योजना लेके आए उसने लेके आए। और देखो युवाओं का स्वाभाविक है कि वो लोग फिर डिमोरलाइज होते हैं। और पूरे देश का आप देखा नहीं बिहार के अंदर क्या हुआ। तेजस्वी ने एक घोषणा करके मोदी जी के पसीना आ गया, वहाँ पर पसीना आ गया था। ठीक है, चुनाव वो गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ की, वो तो आरोप लगा रहे हैं, वो तो वो लगा रहे हैं, हम तो गए नहीं थे। पर एक प्रकार से चुनाव जीत गए मुश्किल से। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने वो तो चुनाव हार ही गए हैं, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि पहले घोषणा कर चुके थे। कहने का मतलब कि देखिए युवाओं में हमें रोजगार देना पड़ेगा, सब रोजगार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा अल्टीमेटली आप सरकारी नौकरी के डिपेंड कब तक रहोगे, फर्स्ट नहीं पैदा होगा। ये तमाम हमारी बातें ध्यान के अंदर है। हाँ, एक बार हमने किया 3-4 जो पटवारी, ग्राम सेवक और जो क्लरिकल स्टाफ वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दें। हम चाहते हैं कि ये जो पेपर आउट वाली बीमारी खत्म हो रहा है हड़ताल से, उसके लिए लगे हुए हैं। आप इसको सुनिए, ये पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए था कि जिस राज्य में यूनिवर्सल लागू किया हमने, सभी प्रदेशवासियों ने लागू कर दिया है, सबको 5 लाख बीमा मिलेगा। किसी राज्य में है क्या देश के अंदर? ये वो स्कीम है, सबको मिलेगा। सिर्फ जो पैसे वाले हैं वो चाहें तो 1800 रुपये या 1900 रुपये जो भी प्रीमियम आता है आधा वो जो है उनको मिलेगा। इसे मतलब यूनिवर्सल लागू कर दिया हम लोगों ने इस योजना को। आयुष्मान महात्मा गांधी जो बीमा योजना है वो सब प्रदेशवासियों ने लागू हो गई आज से कल से जो भी जो डेट होगी। सबको मिलेगा। उसमें आपका खाली बच्चों मैंने लिखा उसके अंदर कि जो पैसा जो भरने वाले इनकम टैक्स वाले मान लो जो कवर कहीं नहीं हो रहे, ना NFSA में हो रहा है ना SE इस चीज़ में हो रहे हैं। उसके अलावा हमने संविदा कर्मियों को, मार्जिनल किसानों को, लघु सीमांत उनको सबको किया, उनको छोड़ दो। बाकी जो बच गए हैं वो 850 रुपये भर ही सकते हैं कोई आदमी। 850 भर के आप प्रीमियम 5 लाख का अगर आप लाभ उठाते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट में, इससे बड़ी स्कीम क्या होगी? नंबर 1 स्कीम आज अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि आज के बजट में सबसे प्यारी स्कीम मेरी है वो है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस गारंटी। इस रूप में पहले किया है, जिस रूप में हमने किया ना इसकी में तो देखो कई चलती, तमिलनाडु में चलती है ये इंश्योरेंस स्कीम। तो हमारे जो पिछली गवर्नमेंट थी जब हमने किया था दवाएँ फ्री मेडिसिन उसमें चल रही थी आंध्र प्रदेश में। उसको हमने टीम भेज के स्टडी करवाई। उस वक्त में वो इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसमें कई गफलत भी होती है नीचे अस्पताल में भी, इंश्योरेंस कंपनी में। तब हमने फ्री मेडिसिन लेके आए थे। उस वक्त में स्टडी हमने आंध्र प्रदेश ही करवाई थी। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्य जहाँ मेडिकल में अच्छा काम हो रहा है, पर हमने जो यूनिवर्सल किया है ये राजस्थान एकमात्र राज्य है। किसान का इसलिए होगा कि जैसे आपके आज समस्या उनकी अलग तरह समस्या है। कभी VC भरने की बात आती है, कभी GSS कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। जितनी उनकी समस्या है किसानों की, कनेक्शन कितना मिले नहीं मिले, तो एक अलग जब कंपनी बन जाएगी वो अपनी कंपनी अपने इंटरेस्ट देगी, किसानों को देखेगी। ये कंपनी खाली किसानों का इंटरेस्ट देखेगी, इसलिए किसानों के लिए अलग कंपनी बन रही है। किसानों को हम राहत कैसे दे सकते हैं?
अभी क्या होता है, सब कंपनियाँ मिक्स होती है, तो किसानों वाला हिस्सा भी घालमेल हो जाता है, पता नहीं लगता है कि किसानों को जो रिलीफ मिल रही है, दूसरे सेक्टर रिलीफ मिल रही है, उसमें कितना मतलब बाइफिकेशन नहीं हो सकता। अब प्योरली किसानों के लिए हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से राजस्थान ने पहला प्रयोग किया है, चौथी कंपनी बनाई है। 3 कंपनी तो आपकी वो 2 वो 5, और वो तो एक 3 और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं। ये हमने किया है, किसानों का अलग से किया, ये नया प्रयोग किया है। देखिए, मैंने अभी क्या किया विपक्ष को, रिफाइनरी की रक्त में यूपी गवर्नमेंट थी, तब भी हमने पूरा पैसा बनाए रखा उसके ऊपर। डेमोक्रेसी है ये, पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान में सब जिलों में, सब गांव में कोई मांग करेंगे हमसे, केंद्र में सब राज्यों से मांग करेंगे, सब स्कीमों के अंदर। हमने इतना पैसा बनाया मनमोहन सिंह सरकार पे भी, कांग्रेस प्रेसिडेंट की हेल्प भी ली हमने। आखिर में हमें वो सौगात मिल गई। रिफाइनरी आना बहुत बड़ा निर्णय था, जो मुरली देवड़ा जी पहले मना कर रहे थे जब आए थे जयपुर आए तब। आप मेरे कई लोग होंगे यहाँ, ये प्रोग्राम हुआ था एक ऑयल कंपनी का, तब वो एग्री नहीं कर रहे थे। आखिर में एग्री उनको ही करना पड़ा, और क्योंकि हमारी जो सोच थी कि ये तेल हमारा निकल रहा है, यहाँ पर 20% तेल निकला देश का राजस्थान के अंदर, तो आखिर में कामयाब 40,000 वो योजना बनी हुई। शानदार वहाँ काम चल रहा है। आप अगर जाना चाहें तो मैं आपके लिए मिनी बस का इंतजाम करूँगा। मिनी बस, बड़ी बस तो एक ही बात है, मतलब क्या कहते हैं, डिलक्स बस। डिलक्स से ऊपर क्या आ गई, क्या लग्जरी बस, लग्जरी का। क्या किसका दे रहे हैं वापस? यार बार बार क्यों कर रहे हो, मैजिक है भैया, समझा करो बात। बार बार कर रहे हो तुम। हाँ हाँ, सर्च एरिया बनाना है, सर्च एरिया बनाना है। जो हमने किया फैसले वो इसीलिए किया जिससे कि उस सेक्टर में इतना गुंजाइश है। आज 3 के लिए ठंड में बैठे हुए किसान हैं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा सरकार की है। सरकारें कभी जिद करती है क्या? हमारे यहाँ परसों बैठ के महासंघ वाले वो हमारा नौजवान साथी, क्या नाम यादव का, उपेंद्र यादव, बैठ गए उपेंद्र यादव जी, पर हमने उनकी भावनाओं का आदर तो क्या नहीं किया गया। यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ये नहीं कि आप असहमति व्यक्त करो, आलोचना अगर सरकार की, तो आप राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो। जो आप पत्रकार बंधु जेल में जा रहे हैं, क्या बीतती होगी उनके ऊपर, लड़का लड़की पर? नौजवान लोगों को आप जेल में बंद कर रहे हो। क्या हो रहा है देश के अंदर, वो मैं अगर उसमें शुरू कर दिया, पता नहीं मैं अभी कहाँ चला जाऊँगा। क्या किसान ऋण माफी से जो बचे ना अपने को, हाँ, उसके लिए हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसको अभी तक भारत सरकार को इंटरव्यू करना चाहिए था। अगर मनमोहन सिंह सरकार 72,000 करोड़ माफ़ कर सकती है, तो हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री पूरे देश का एक बार वो भी माफ़ करेंगे, क्योंकि स्थिति इनकी बहुत ख़राब होती किसानों की। हमें भी जवाब नहीं दिया उन्होंने, छोड़िए माफ़ करना तो, पर कम से कम मैं तो अभी प्रधानमंत्री जी को उस दिन कहने वाला था नीति आयोग की बैठक में, तो वो टाइम बहुत कम था। मैं कहने वाला था भाई, आर्थिक परंपरा रही है 40 साल से, मैं देख रहा हूँ पार्लियामेंट में, कि कोई लेटर एमएलए लिख देता है राज्य का, तब भी केंद्रीय मंत्री या प्राइम मिनिस्टर उसको जवाब देते पहले 3 लाइन का 7 दिन में। आपका पत्र इस कार मिला, मैं दिखवा रहा हूँ, आई एम लुकिंग इनटू इट, आई विल रिवर्ट बैक। वो बोलते हैं, लिखते हैं, और महीना भर लगता है, 20 दिन लगते हैं, 1.5 महीना लग सकता है, पूरा जाएगा, 1 पेज पूरा लिखा जाएगा कि भाई आपका ये था, पर इस पर आपको प्रसन्नता होगी, ये काम होगा इस पर, या आपको मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है, जवाब जाता है। आज लेटर लिखते हैं यहाँ से चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को, क्या मतलब उनको मतलब वो जवाब एक्नॉलेजमेंट आया तो अलग बात है, पर जो जवाब प्रॉपर आना चाहिए वो तो आना चाहिए था। आज हमने कहा, उनको याद दिलाया वादा उनको, मैंने कहा उसी मीटिंग में
आपको वादा हम याद दिला रहे हैं, आपको वादा अपना पूरा करना है। इसके कई मायने होते हैं। इसके कहने का मतलब कि ये स्थिति ठीक नहीं है। इसके पहले क्या क्वेश्चन था? नहीं, मैं समझ गया हूँ। तो मैं पहले वाला क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन? सर वन टाइम सेटलमेंट पूछ रहे थे, तो आपने ही बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हमारे जवाब नहीं दिया, हम वन टाइम सेटलमेंट कैसे कराएंगे। हाँ, वो मैं पहले उसका वापस जवाब देता हूँ, 1 मिनट को। उसमें हमने ये तय किया है कि बैंकों के जो इनके बोर्ड होते हैं उनके हम संपर्क में हैं। हम चाहते हैं कि जो वन टाइम सेटलमेंट आप इंडस्ट्री का भी करते हो, 90% छोड़ते हो उनका पैसा। अगर 10 करोड़ भी है उनका, 20 करोड़ 25 करोड़ भी है, तो 90% का सेटलमेंट कर लेते हो आप लोग। उनकी जो सेटलमेंट की स्कीमें हैं, तो क्या आप किसान के लिए नहीं कर सकते क्या? तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि तो भी हम उनका पैसा चुकाना चाहते हैं हम लोग, इसलिए बोल रहे। अब बताओ आप। वो ले नहीं सकते ना कोई, बगैर प्रोसेस के। तो आप किसी को चाहे तो नहीं ले सकते हो। हमने क्या किया है कि अटेम्प्ट कर रहे हैं संविदा कर्मियों का अलग कैडर बना दें डिपार्टमेंट वाइज। कैडर बन जाएगा तो जब कोई नौकरी निकलेगी वहाँ पर, तो उनको उनका प्रोसेस में प्रायोरिटी मिल जाएगी। उसको दिखवा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सीएम ने और मीडिया के सवालों का जवाब दिया है।